मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज शिवानी एंड वेलकम टू अनंत आईएएस। और द हिंदू का एडिटोरियल डिस्कशन 25 जनवरी का हम शुरू करते हैं और इसके बाद मैं इंडियन एक्सप्रेस और साथ ही साथ हिंदू का भी डेली न्यूज एनालिसिस पोस्ट कर रही हूँ आजकल, जिससे आपको अपनी प्री प्रिपरेशन में हेल्प मिलेगी और साथ ही साथ मेंस की प्रिपरेशन में भी आपका बैकग्राउंड क्लियर होता चलेगा, उसको देखना ना भूलें। और मैं इनकी सेपरेट वीडियोज इसलिए बनाती हूँ हाफ एन आवर की, ताकि आपके ऊपर बर्डन ना आए, बहुत लेंदी बैठ करके एक वीडियो ना देखना पड़े। आप ब्रेक में लेके आधे आधे घंटे की वीडियोस देख सकते हैं, तो इससे आपको काफी फायदा मिलेगा। तो शुरू करते हैं आज के मेन आर्टिकल्स पे। जो हिंदू के मेन आर्टिकल्स आज हम डिस्कस करेंगे, पहला है केन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट के ऊपर कुछ काफी इंफॉर्मेटिव आर्टिकल है, उसको समझेंगे। उसके बाद टूरिज्म डे को लेकर के भी कुछ चीजें बताई गई हैं मिनिस्ट्री के द्वारा, वो उसको देखेंगे, वर्किंग हैंड इन हैंड टू शोकेस इंडिया। और तीसरा है हमारा डेवलपिंग स्कूल विदाउट बैरियर, जिसमें डिसेबल स्टूडेंट्स को लेके, बच्चों को लेकर कुछ चीजें मेंशन करी गई हैं, वो देखेंगे। और अ चांस फॉर पीस, इसमें इंडिया पाकिस्तान के बीच में एक रास्ता निकल सकता है शांति का, अगर उसको ठीक से हैंडल किया जाए, उसके ऊपर एक एनालिसिस दी है, उसको देखेंगे। शुरू करते हैं। पहला जो ये पेज है, आप द हिंदू पे जाकर के इसको पढ़ सकते हैं, डिटेल में अपने नोट्स बना सकते हैं, उसको डिस्कस हम अभी कर रहे हैं। नाउ, सबसे पहली बात ये कि हमको ये क्लियर होना चाहिए, मेंस के प्रिपरेशन से ये सवाल इंपॉर्टेंट है। जब भी किसी दो नदियों के डिस्प्यूट के बारे में बात होती है, तो यूपीएससी में उससे क्वेश्चन पहले भी बने हैं, आगे भी बन सकते हैं, तो ये मेंस के पर्पज से इंपॉर्टेंट है। और प्री के पर्पज से इसका ज्योग्राफिकल एरिया इंपॉर्टेंट बनता है कि कहाँ से कौन सा डैम निकलेगा, कौन सी नदी निकली है, बुंदेलखंड कहाँ पर है, इस तरह के सवाल प्री में बन सकते हैं। ठीक है। व्हाई इज द गवर्नमेंट कीन ऑन इम्प्लीमेंटिंग द प्रोजेक्ट, सवाल उठा रहा है ये आर्टिकल कि क्यों गवर्नमेंट इसको इम्प्लीमेंट करना चाहती, कारण क्या है। और व्हाट आर द इश्यूज इन द क्लियरेंसेज गिवन टू द रिवर लिंक, इससे क्लियरेंसेज क्यों नहीं मिले अभी तक और क्या दिक्कत आ रही है। उसके साथ ही साथ लीगल होल्डिंग क्या है, कि लीगल एस्पेक्ट्स क्या है इस केन बेतवा लिंक के। और स्टैंडिंग कमेटी क्या कहती है, सीईसी क्या कहती है, साथ ही साथ एनबीडब्ल्यू एल मतलब नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ क्या रिकमेंड कर रहा है। और एनवायरमेंट, ये जो आर्टिकल है वो एक एनवायरमेंटलिस्ट ने लिखा है, तो उनके एस्पेक्ट से इनका ये पर्सनल व्यू है। हम अपने लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स को उठाएंगे, हम किसी के लिए कोई नेगेटिविटी या किसी पार्टी विशेष के आधार पर अपनी ओपिनियन नहीं बनाएंगे। ओके। हम शुरू करते हैं कि बेसिक्स क्या है केन बेतवा लिंक का, भी है क्या। जिन्होंने आज तक नहीं पढ़ा उनके लिए इंपॉर्टेंट है, और जो पढ़ रहे हैं उनके लिए तो है ही। द लिंक विल बी इन द फॉर्म ऑफ अ कैनाल, एक कैनाल बनाई जा रही है, दैट विल बी द फेड बाय द न्यू दौधम डैम। ध्यान दीजिएगा, ये जो पिक्चर राइट हैंड पे है, ये मिनिस्ट्री की वेबसाइट से निकाली गई है। तो इसमें जैसे दौधम डैम यहाँ दिखाया गया है, केसरी डैम दिखाया गया है, और बराज दिखाया गया है। तो जो ये हमारी मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे जो पिक्चर्स दी होती है ना, वो ऑथेंटिक होती हैं। तो जब भी आप तैयारी करें तो इन पिक्चर्स से ही रेफर करें। अंडरस्टैंडिंग के लिए आप गूगल कर सकते हैं, पर अपने नोट्स के लिए इनको रेफर करें, क्योंकि ये सवाल कभी कभी एज दिस पिक्चर से पूछे जाते हैं प्री में, और फिर हम फंस जाते हैं कि ये डैम तो कभी पढ़ा ही नहीं था। गौतम डैम की जो बात हो रही है, केन नदी पे जो बनेगा, वो यहाँ पर दिखाया गया है। इसको आप लोकेट करेंगे, इस पिक्चर को भी हम देखेंगे एनहांस करके। ये बनाने की बात है, किस एक कनाल, और क्या रहा है कि केन और बेतवा के बीच में एक कनाल बनाई जा रही है, जिससे पूरे बुंदेलखंड के इलाके में पानी की सिंचाई की समस्या का समाधान हो सके। क्योंकि यहाँ के ऐसे बहुत से इलाके हैं जो हमारा दक्षिण उत्तर भारत है, बुंदेलखंड का एमपी का जो इलाका कवर करते हैं, जिसमें पानी की समस्या, सिंचाई की समस्या बहुत रहती है। इसलिए इसको बनाने का मुख्य कारण सरकार को मिला हुआ है। देन समस्या क्या है, तो ये जो बनाया जा रहा है कनाल, ये किस पे बनाया जाएगा, पन्ना, जिससे पन्ना टाइगर रिजर्व का जो इलाका है, जो विद इन पन्ना टाइगर रिजर्व का जो इलाका है, वो भी हिट होता है। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे यही आ रही है कि रिजर्व हिट हो रहा है, साथ ही साथ जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वहां पे आसपास घड़ियाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वो भी प्रभावित होती है। ठीक है। अब नेशनल गवर्नमेंट, जो हमारी सरकार कहती है कि द डैम विल जनरेट 103 मेगावाट ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, और जिससे क्या होगा, इस कैनाल के साथ साथ सिंचाई, पानी की समस्याओं के साथ साथ जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, जो बिजली की समस्या है, वो भी सॉल्व हो जाएगी इस इलाके में। द लिंकिंग कैनाल विल फ्लो थ्रू छतरपुर, ये इलाके याद रखिएगा, छतरपुर, टीकमगढ़ और झांसी डिस्ट्रिक्ट के थ्रू ये कैनाल बना के फ्लो करी जाएगी, इन रास्तों से होकर गुजरेगी। विद द प्रोजेक्ट एक्सपेक्टेड टू इरिगेट 6.3 लाख हेक्टेयर ऑफ लैंड एवरी ईयर, और ये क्या करेगी, इतने इलाके को सिंचाई या पानी की सुविधा प्रदान करेगी, जो वहां पे खेती का इलाका है उसको। ठीक है। ऑल्दो ये बुंदेलखंड का एक पठारी इलाका है, जहां से शुरुआत होती है, बुंदेलखंड, रोहेलखंड, और इन सब चीजों को मिलकर एक ट्रायंगल बनता है इस इलाके में, पर फिर भी जो पानी की समस्या इसीलिए इस इलाके में ज्यादा है, और उसको ओवरकम करने के लिए सरकार ये स्टेप उठाना चाहती है।
नाउ हाइड्रोलॉजिकल एंड इकोलॉजिकल एक्सपर्ट कहते हैं कि जो ये लिंक बनाया जा रहा है, इससे समस्या का कोई समाधान नहीं होगा, और वो अपने पक्ष भी रखते हैं इसके साथ साथ, क्योंकि आप ध्यान दें कि जो आसपास का जो इलाका है, पन्ना का इलाका है, और जो प्रोजेक्ट उठाया जा रहा है, उससे पानी की समस्या ठीक नहीं होगी और खराब होगी। तो ये एस्पेक्ट हमको समझना है ना। ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं, जो मैंने वेबसाइट से निकाली है, मिनिस्ट्री की वेबसाइट से, आप देखिए कि दाधुआ डैम, दौधा डैम, उसके साथ ही साथ यहाँ पर दुकवान डैम, राजघाट डैम, मतालिया डैम, केसरी डैम, बरारी बराज, और साथ ही साथ गागुआ वियर। तो ये जो इलाके हैं ना, ये ध्यान रखिएगा, और डैम्स के नाम भी याद रखिएगा, प्री में भी पूछे जा सकते हैं, जो आपको नॉर्मल न्यूज में शायद ना मिले, पर उनकी वेबसाइट पे उनकी पिक्चर पे हैं। तो इसे रिचन डैम, इससे कई सारे डैम यहाँ इन नदियों में बनाए गए हैं, ताकि बिजली की आपूर्ति हो सके और साथ ही साथ सिंचाई की समस्या का समाधान हो सके। ठीक है, ये नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी के द्वारा पब्लिश पिक्चर है। अच्छा, उसके साथ ही यहाँ पे जो जिस समझ लेते हैं कि केन बेतवा प्रोजेक्ट क्या करेगा, सरप्लस पानी को ट्रांसफर करेगा, साथ ही साथ जिसके बेसिन है, जो आसपास का इलाका है, वो सिंचाई को फायदा करेगा, सिंचाई को पानी के लिए पानी देगा, साथ ही साथ जो सूखा जनित इलाका यहाँ पे जहाँ पानी की समस्या रहती है, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। जो एरिया कवर होंगे वो होंगे झांसी, बांदा, महोबा, और यूपी जो डिस्ट्रिक्ट है यूपी के, झांसी, बांदा, महोबा यूपी में आते हैं, और टीकमगढ़, पन्ना और छतरपुर आते हैं एमपी में। आप ध्यान दीजिए, दोनों स्टेट्स यहाँ पर आके मर्ज हो जाते हैं, मिलते हैं। और झांसी के इलाके से, झांसी तो सेंट्रल रेलवे का एक जगह भी है, जहां से बहुत ज्यादा बड़ी तादाद में ट्रेन भी निकलती हैं। तो झांसी जो हमारा सेंट्रल सेंटर भी है ट्रेन राउट्स का। सो झांसी, बांदा और महोबा जो हमारा डिस्ट्रिक्ट यूपी कवर करेगा, और बाकी की एमपी को। ये इस पे प्री पे क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान दीजिएगा कौन कौन सी जगह कवर करेगा। और दिस द प्रोजेक्ट विल ऑल्सो बेनिफिट यूपी एंड एमपी इन टर्म्स ऑफ मीटिंग देयर इरिगेशन एंड ड्रिंकिंग वाटर। समझ में आ गई वो बात। हैजार्ड क्या है? द प्रोजेक्ट इन्वॉल्व्स डिफॉरेस्टिंग अ पोर्शन ऑफ पन्ना टाइगर रिजर्व। जो उसके पास का पन्ना टाइगर रिजर्व है, ये देखिए यहाँ पर समस्या यहाँ पे आ रही है कि अगर कैनाल बनाने के लिए जगह चाहिए उनको, और उस जगह के लिए पन्ना टाइगर रिजर्व का कम से कम 10% इलाका जो एमपी में आता है, उसको भी हटाने की या उसको भी टेक ओवर करने की बात है, जिससे वो रिजर्व पूरी तरीके से प्रभावित होगा। ओके, नाउ क्लियरेंस की क्या बात होती है यहाँ पे? क्लियरेंस क्यों मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है, उस पर कुछ एस्पेक्ट है। दैट इंडिया इनेक्टेड द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 एट ए क्रिटिकल जंक्चर। ध्यान दीजिएगा, व्हेन इट्स वाइल्ड लाइफ वाज इन पेरिल। सो जो बनाया गया था 1972 में, वो यहाँ की जो वाइल्ड लाइफ, जो हमारे देश की वाइल्ड लाइफ, उसकी प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया था, जो समस्या में थी। सब की प्रोविजन 18 और 35 सेक्शन कहता है, रिलेट टू सेटिंग असाइड एरिया ऑफ द सिग्निफिकेंस टू वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क्स, रिस्ट्रिक्ट ह्यूमन एक्टिविटीज विद इन देम विदाउट प्रायर अप्रूवल। जिसके 2 सेक्शन है, वो ये कहते हैं कि ह्यूमन इंटरवेंशन इस इलाके में नहीं होना चाहिए जहां पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो या फिर नेशनल पार्क हो। ठीक है, तो ये जो नियम हमने बनाया, वो हमारी ही डेवलपमेंट में एक रोड़ा बन सकता है। क्यों? क्योंकि ये कहता है कि नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के आसपास ह्यूमन एक्टिविटीज नहीं होनी चाहिए, वहां तो डैम बनाने की बात हो रही है। नाउ in case the Panna Tiger Reserve, the Central Impart Committee of Supreme Court has found such diversion not to be necessary, और सुप्रीम कोर्ट की सीसी कमेटी ने कहा कि ये डाइवर्जन की जरूरत नहीं है और इसको बेटर मैनेज करना चाहिए, ना कि वाइल्ड लाइफ, जिससे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को, जो रिजर्व है, उसको इफेक्ट ना हो। क्योंकि जो सेंचुरीज और जो पार्क्स को हर्ट करने की या डैमेज या फिर इफेक्ट करने की बात हो रही है, उससे ज्यादा लंबे समय में कोई फायदा नहीं होगा, ऐसा कहने में आ रहा है। ओके, नाउ आप देखिए, जो इस पिक्चर में ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर हमारा बेतवा है, और यहाँ पे हमारी जो बेतवा नदी है दिख रही है आपको। ये जो इलाका है यूपी का है, जो येलो वाला पार्ट है वो हमारा मध्य प्रदेश का है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि केन बेतवा लिंक, जो रेड लाइन है, ये बेतवा लिंक है, और हमारा केन ये दिख रहा है। ठीक है, पन्ना यहाँ पर है, तो ये काफी इफेक्ट होने वाला है। जो इलाके हैं वो भी दिखाए जा रहे हैं। तो पिक्चर का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, और इस हिसाब से अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। नाउ एडिशनली डाउनस्ट्रीम, इसके साथ ही साथ जो नदी का डाउनस्ट्रीम जाएगा, मतलब नीचे की तरफ जो नदी कवर करेगी इलाका, वहां पे केन घड़ियाल सेंचुरी है, वो भी प्रभावित होगी। जिससे जो गैंगेटिक घड़ियाल हैं, जो ऑलरेडी इंडेंजर्ड हैं, क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैं, सीई में आते हैं IUCN के लिस्ट में, उनको प्रभावित होगा, और वो इलाका भी डैमेज हो जाएगा। CC is quite firm in its report that the Standing Committee of NBW, the National Board of Wildlife Sanctuary, has not considered the impact of the project
प्रोजेक्ट ऑन द डाउनस्ट्रीम घड़ियाल सेंचुरी, मतलब उन्होंने घड़ियाल सेंचुरी को कवर नहीं किया। तो सीसी ने इस बात को मेंशन किया, ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गठित की गई थी, उन्होंने इस बात को मेंशन किया कि आपने घड़ियाल सेंचुरी को कवर नहीं किया, उसके इम्पैक्ट को कवर नहीं किया है। नाउ अब समस्या ये भी है कि पन्ना जो टाइगर रिजर्व है वो इफेक्ट कैसे हो रहा है। तो समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि जो डेटा दे रहे हैं ये इन्वायरमेंटलिस्ट, वो कह रहे हैं कि 2009 में ही पन्ना ने अपने पूरे टाइगर्स को खो दिया है। पर फिर भी जो ये जो जगह है वो टाइगर हैबिटेट के लिए बहुत अच्छी है, सरकार इसके ऊपर काम कर रही है, ये लैंडस्केप बहुत बढ़िया है, यहाँ बहुत बड़े बड़े गॉर्ज या ऐसे इलाके हैं जो टाइगर हैबिटेट के लिए बहुत अच्छे हैं। लेकिन पॉइंट ये है कि इंडिया ने भी 2015 में इस इलाके को डेवलप और वाइल्ड लाइफ एरियाज को डेवलप करने के लिए बात कही थी, और मरीन एरियाज को भी कवर करने की बात बोली है 2030 तक। तो अगर ऐसा है तो इस एरिया को इफेक्ट करेंगे तो उनका जो ये रेटिफिकेशन है वो भी वॉयलेट होता है। साथ ही साथ जो हमारा NBWL बोर्ड है, उन्होंने कहा है कि जो इसके लिए एक इंडिपेंडेंट हाइड्रोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, जिससे पता लगाएं कि अगर ये लिंक बनाया जाएगा तो बुंदेलखंड को वाकई कोई फायदा होगा या नहीं, पानी की समस्या को डिसॉल्व होगी या नहीं। क्योंकि जो केन नदी है वो 12 मासी बहने वाली नदियों में से नहीं है, ठीक है, ये गंगा जैसी है, उसकी साथ की ट्रिब्यूटरी जैसी नहीं है जो 12 मासी बहती हैं। सो ये नॉन पेरिनियल रिवर है केन। इस पे भी सवाल बन सकता है प्री में कि कौन सी नदियां 12 मासी बहती हैं या नहीं बहती हैं। तो उन्होंने कहा कि NBWL को ये इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए कि एक्चुअली इसका जो इम्पैक्ट है वो फ्रूटफुल होगा या नहीं होगा। और इन्वायरमेंटलिस्ट कहते हैं, इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर सरकार जल्दी से और वाकई कुछ अच्छा करना चाहती है तो चंदेल पीरियड की जो लेक्स और पॉन्ड्स हैं उनको अगर आप रिफर्बिश कराते हो या उनको अच्छी तरीके से स्टैब्लिश करा देते हो, फिर से उनका रेजुविनेशन करा देते हो, तो वहां के इलाके को पानी की भी समस्या कम हो जाएगी, और साथ ही साथ वहां पे जो ये पॉन्ड और झीलें हैं उनसे उनको पानी की प्रॉब्लम से फायदा मिलेगा, क्योंकि ये इस इलाके को प्रॉपर रेनफॉल मिलता है, और रेनफॉल से इन पॉन्ड्स और लेक्स में पानी भरकर जो भर जाएगा उससे वहां के इलाके को फायदा होगा। तो इंस्टेड ऑफ केन बेतवा इतने बड़े डैम बनाने और लिंक बनाने के बजाय अगर आप लेक्स और पॉन्ड्स को रिफर्बिश कर दें तो ज्यादा फायदा होगा। तो ये हमारे मेंस के लिए इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आ गया। अच्छा, जिस्ट क्या है इस आर्टिकल का कि जो हमारी केन बेतवा लिंक है, सरकार जिसको जल शक्ति मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर कवर कर रही है, उनका फ्लैगशिप प्रोग्राम है जिसमें उन्होंने सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेकर के बुंदेलखंड रीजन को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, जहां पानी की समस्या का सोल्यूशन हो जाए और बिजली मिल जाए। बट पन्ना रिजर्व को इफेक्ट होने और साथ ही साथ उसकी जो असेसिबिलिटी है कि जो बिजली वो देना चाहते हैं नया नया दौधन डैम बना करके, उसके बारे में सरकार को एक बार फिर से असेसमेंट या हाइड्रोलॉजिकल कहना चाहिए, असेसमेंट कराना चाहिए, जिससे पता चले कि एक्चुअली इसका फायदा होगा भी कि नहीं होगा। और जो ये रिजर्व है और जो घड़ियाल सेंचुरी इफेक्ट हो रही है वो हमारे ही नियमों को वायलेट करती है, क्योंकि हमारे नियम में कुछ और लिखा हुआ है जो हमारा नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है। साथ ही साथ जो सेंचुरीज को इफेक्ट करना और पानी फ्लो ऑफ वाटर को इन्हांस करने की बात है, ये उनके हिसाब से जरूरी नहीं है, सेंचुरीज को छुए बगैर भी आप काम कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो एंड इन द केस ऑफ पन्ना टाइगर रिजर्व, सेंट्रल इम्पार्ट कमिटी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हैज फाउंड सच डाइवर्जन नॉट टू बी नेसेसरी। सुप्रीम कोर्ट ने की CC कमेटी ने भी कहा है कि कोई जरूरी नहीं है कि आप नेशनल वाइल्ड लाइफ पार्क को इफेक्ट करें और अपनी प्रोजेक्ट को अपनी जगह या रिजल्ट दे पाए। सेकेंड आर्टिकल में हम समझेंगे टूरिज्म डे के बारे में, जिसको आज 25 जनवरी के उपलक्ष्य पे लिखा गया है मिस्टर जी किरण रेड्डी के द्वारा, जो यूनियन मिनिस्टर हैं टूरिज्म के। उन्होंने कुछ चीजें मेंशन करी जो हम समझेंगे, UPSC के लिए इंपॉर्टेंट है। जो टूरिज्म भी हमारा इंपॉर्टेंट सेक्शन है जिसमें सवाल पूछे जाते हैं। तो वो कह रहे हैं ट्रैवलिंग टू इंडिया इज नॉट जस्ट अ टूरिज्म एक्सपीरियंस बट ऑल्सो एन एवेन्यू टू फाइंड वन सेल्फ। मतलब ये सिर्फ एक्सपीरियंस नहीं है, खुद को पाने जैसी बात है इंडिया में ट्रैवल करना। उसको आगे समझते हैं कि वो कह रहे हैं टुडे इज नेशनल टूरिज्म डे 25 जनवरी एंड द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे इन पार्टनरशिप विद द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म इज लॉन्चिंग इट्स जगन्नाथ यात्रा ट्रेन पैकेज। और वही जगन्नाथ यात्रा ट्रेन पैकेज का इनॉग्रेशन कर रहे हैं, लॉन्च कर रहे हैं। और जो एन 8-day टूर दैट बिगिंस फ्रॉम दिल्ली, जो दिल्ली से शुरू होगा, काशी बैजनाथ धाम, जगन्नाथपुरी, भुवनेश्वर, कोणार्क जिसको जाकर खत्म होगा एंड कोणार्क को छूते हुए एंड एंड्स एट द विष्णुपाद टेम्पल इन गया। ध्यान दीजिएगा ये जगह है, कभी कभी हमें इनसे प्री में सवाल पूछती हैं इस तरीके से कि जो अभी जगन्नाथ यात्रा पैकेज है वो कहाँ कहाँ के इलाकों को होकर निकलती है और ये कब शुरू हुई, तो 25 जनवरी को शुरू हुई नेशनल टूरिज्म डे पर। और ये जो यात्रा है वो भारत गौरव ट्रेन के द्वारा शुरू करी जाएगी और ये लिंक करी गई है भारत गौरव ट्रेन के द्वारा और थीम बेस्ड टूरिज्म सर्किट ट्रेन। और ये क्या है, जो ट्रेन है वो थीम बेस्ड टूरिस्ट
सर्किट ट्रेन है टू हाईलाइट इंडियाज रिच कल्चरल हेरिटेज एंड हिस्ट्री। ध्यान दीजिएगा, इस पे सवाल बन सकता है प्री के लिए, ठीक है। नाउ कुछ चीजें वो बता रहे हैं कि जो कैंपेन अभी तक वो करते आ रहे हैं टूरिज्म को बढ़ाने के लिए, उसके लिए कुछ चीजें बता रहे हैं कि उन्होंने हमेशा ये कहा कि जो है डिफरेंट मिनिस्ट्रीज को मिल करके टूरिज्म को आगे लेके जाना चाहिए यूनियन लेवल पर और स्टेट लेवल पर। और साथ ही साथ वो कहते हैं कि और प्रेजेंट में वो 20 सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री के साथ मिलकर काम कर रहे हैं भारत के टूरिज्म को आगे ले जाने के लिए। उसमें पार्टनरशिप वो रख रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से, जिसमें वो अभी फिलहाल जिस चीज पे वो शुरू कर चुके हैं काम करना, और जो मिनिस्ट्री काम कर रही है वो युवा टूरिज्म के ऊपर है। और उनको जो एक तरीका क्लब है टू नर्चर यंग एम्बेसडर्स ऑफ इंडियन टूरिज्म को, जैसे क्लब बनाने वाली बात है, जिसमें वो इंडियन टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए युवा टूरिज्म को युवा टूरिज्म को ऐड करेंगे, जो एक एम्बेसडर की तरह काम करेगा उसकी इनके इस सारे जो इनॉग्रेशंस में या जितनी उनकी जो अब होने वाली पॉलिसीज होंगी उनमें काम करेगा। Now, India's middle class is now prioritizing some of their discretionary spending on new experiences such as cruises. ध्यान दीजिएगा, अभी क्रूज का उद्घाटन किया था हमारे प्रधानमंत्री ने, तो वो इस बात को हाईलाइट कर रहे हैं कि अब इंडियन कल्चर या जो अब उनकी सोच है इंडियंस की, मिडिल क्लास लोगों की, जो पॉजिटिव सोच इस तरफ जा रही है कि उनको भी क्रूजेस का फायदा उठाना चाहिए, ट्रैवल करना चाहिए, और जिसकी वजह से वो और नए ऐसे प्रोजेक्ट के साथ आ रहे हैं जिसमें जिसमें जिससे उनका जो लोग अब खुल करके आ रहे हैं ट्रैवल करने के लिए, उनको भी स्ट्रीमलाइन या इंक्लूसिव या अपने साथ लिया जा सके। इन पार्टनरशिप विद द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, tourism officers have been placed in 20 Indian missions in countries that contribute to some of the highest foreign tourist arrivals in India। और यही नहीं, बाहर के टूरिस्ट को भी यहाँ बुलाने के लिए एक अट्रैक्शन प्लेस या फिर अट्रैक्टिव प्लेस की तरह आगे लेके आना चाह रहे हैं। ओके, टूरिज्म पॉलिसी जो अभी फिलहाल के लिए किस चीज पे इन्हांस करती है कि एक विजन बनाया है इंडिया के लिए, इंडिया @100, उसके ऊपर प्रोजेक्ट करती है, क्योंकि कोविड-19 के बाद सारे एवेन्यूज अब खुल गए हैं और फ्यूचर प्रोजेक्शंस को ध्यान में रखते हुए कि अब G20 की प्रेसिडेंसी में भी बहुत सारे देश के लोग यहाँ पे आएंगे, डेलीगेट्स आएंगे, तो वो एक ब्रांड एम्बेसडर की तरह विश्व में अपनी जगह वापस जाएं, उनको एक अच्छा एक्सपीरियंस हम दे पाए, इसको सोच के वो विजन फॉर इंडिया @100 पे काम कर रहे हैं, जिससे जो हमारे G20 की प्रेसिडेंसी में आने वाले डेलीगेट्स हैं उनको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिले। और साथ ही साथ जब कोपेनहेगन में प्रधानमंत्री जी गए थे तो उन्होंने इंडियन डायस्पोरा को कहा था कि आप कम से कम 5 अपने नॉन इंडियन फ्रेंड्स को यहाँ भेजें, जिससे वो इंडिया को विजिट करें और यहाँ की जो कल्चर है, जो बिलीव्स हैं, जो हमारे जो प्लेसेस हैं, जैसे प्रसाद स्कीम चल रही है जिसमें हर हेरिटेज प्लेसेस को और रिलीजियस प्लेसेस को आगे लेकर के आया जा रहा है, तो उनको वो देख करके अपना एक अच्छा एक्सपीरियंस लेके अपने देश वापस जाए। नाउ जर्नी ऑफ डिस्कवरी, वो कह रहे हैं जो टूरिज्म है जिसमें इंडिया में लोग आएंगे, जिसका टारगेट है विजिट इंडिया ईयर 2023, जो G20 प्रेसिडेंसी में वो लेकर के चल रहे हैं, उससे क्या है कि इंडिया का जो शेयर है वो विश्व में बढ़ेगा और ग्लोबल टूरिज्म मार्केट में भी हमारा नंबर आगे लेकर के जाएगा। क्योंकि वो कह रहे हैं कि ये क्यों कह रहे हैं कि एविडेंस हमारे पास क्या है कि 1.84 करोड़ डोमेस्टिक टूरिस्ट गए थे जम्मू कश्मीर 2022 में। ये इस बात का प्रूफ है कि इसमें स्कोप बहुत ज्यादा है। अगर हम मिलकर काम करते हैं, मिनिस्ट्रीज मिलकर काम करेंगी तो इसको इनकैश करा सकती हैं। उसके साथ ही साथ वो कुछ नाम यहाँ पे ले रहे हैं जो प्री के पर्पज से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं अगर आप हिस्ट्री के नोट्स बनाते हैं तो। उन्होंने कहा ऐसा आज खास बात नहीं है, जमाने से लोग यहाँ पर आए हैं ट्रैवल करने के लिए, जिसमें वो नाम ले रहे हैं मैगस्थनीज का, वेंगसांग का, मार्को पोलो, फायान, सबके नाम ले रहे हैं। और साथ ही साथ ये जगह खुद को खोजने की जगह भी है, जैसे खुद को पाना, खुद को समझने वाली जगह भी है, जैसे कि हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म, जैनिज्म। यहाँ ये हमारा जो देश है वो स्पिरिचुअल बीकन की तरह विश्व में अपना नाम और परचम लहरा सकता है। और जो हमारा मिशन भी है विजिट इंडिया 2023। तो ये तो हमारा दूसरा आर्टिकल। थर्ड हमारा आर्टिकल है डेवलपिंग स्कूल्स विदाउट बैरियर्स। इसमें वो कहना चाह रही हैं, ये आर्टिकल लिखा है अदृषि पांडा ने और साथ ही साथ हेमंती बनर्जी ने मिलकर आर्टिकल लिखा है, जो ह्यूमन हैबिटेट के इंपॉर्टेंट एम के ऊपर टारगेट कर रही हैं कि डेवलपिंग इंक्लूसिव एंड एक्सेसिबल स्कूल विल हेल्प चैलेंज परसेप्शंस अबाउट चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी। मतलब चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी को हमको इंक्लूसिव एजुकेशन में लेकर के आना चाहिए। कुछ ऐसे एप्रीहेंशंस हैं जिसकी वजह से बच्चे अभी भी हमारे साथ एजुकेशन सिस्टम में आगे नहीं आ पाते हैं और हम इसके लिए जीरो रिजेक्शन पॉलिसी स्कूल में अपनानी चाहिए, इसको हम आगे बढ़ावा दे रहे हैं। और ये है क्या, एक्चुअली ये प्रोजेक्ट पे काम कर रही है जो ह्यूमन हैबिटेट इंडिया के प्रोजेक्ट पे काम कर रही हैं और इसी दिशा में काफी रिसर्च भी
कर रही हैं। नाउ यूनेस्को 2019 की एक रिपोर्ट है जिसमें लिखा गया है कि 1.7% सीट जो डिसेबल बच्चे हैं वो कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में रहते हैं। मतलब जो उनको, और ये सेंसस 2011 का ले रहे हैं कि जिसके हिसाब से जो डिसेबल बच्चे हैं वो जो करना चाहते हैं लाइफ में, जैसे कि एजुकेशन फील्ड में, फिजिकल सोशो इकोनॉमिक या कम्युनिकेशन बैरियर की वजह से जो चीजें कहना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं, वो नहीं कर पाते, उनके अंदर एक डायलेमा रहता है और जिसकी वजह से वो खुल करके नहीं आ पाते, as they are faced with physical, institutional, socio-economic and communication barriers from an early age। मतलब काफी समय से ये बच्चे इन सब चीजों को फेस कर रहे हैं। More than 70% of 5-year-olds with disabilities in India have never attended any education institution। और 70% बच्चे जो डिसेबल हैं वो 5 साल से कम उम्र के जो बच्चों की बात हो रही है वो कभी स्कूल नहीं गए, ऐसा रिपोर्ट कहती है। Many CWD also tend to drop out of school। और समय के साथ जो बच्चे स्कूल जाते भी हैं वो ड्रॉप आउट कर जाते हैं इन सभी बैरियर्स की वजह से। To motivate all children to meaningfully participate in all indoor and outdoor activities without barriers और limitation, हमें ऐसा एक इसको इकोसिस्टम बनाना चाहिए जिससे सारे बैरियर हट जाएं और ये बच्चे भी स्ट्रीम अब हमारी मुख्य धारा में आए और आगे बढ़ के काम कर सके। कुछ बैरियर्स को एनहांस कर रही हैं और उसके कुछ सोल्यूशन भी दे रही हैं। बैरियर्स क्या है? इन एक्सेसिंग एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज, इसके साथ साथ स्कूल बसेस में फैसिलिटीज, कैंटीन्स, टॉयलेट्स, इन सारी चीजों में अगर हम ध्यान दें तो ये बच्चे कहीं ना कहीं पीछे छोड़ा गया महसूस करते हैं। और उसी के लिए यूएन हैबिटेट इंडिया और आईटी खड़गपुर ने एक ट्रेनिंग भी कंडक्ट करवाई टीचर्स के लिए, जिसमें उनको ट्रेन किया गया कि आप इन बच्चों को हैंडल करने के लिए थोड़ी सी ज्यादा हिदायत बरतें, क्योंकि इनके अंदर ऑलरेडी एक डर होता है, उसको दूर करने के लिए टीचर ही ऐसा प्लेटफॉर्म है या एजुकेटर्स ही उनके लिए एक ऐसा फर्स्ट स्टेप है जो इन बच्चों को सपोर्ट कर सकते हैं। क्योंकि होता क्या है कि ये जो हमारा जो एटीट्यूड है ना नॉर्मल लोगों का, उन वो कभी उस लेवल को समझ नहीं सकते एक्सेप्ट पेरेंट्स। पेरेंट्स तो समझ भी सकते हैं बट टीचर स्टाफ जो होता है उनको जनरलाइज वे में ट्रीट करता है, जिसकी वजह से आईटी खड़गपुर में ट्रेनिंग को कंडक्ट किया गया। और ऐसी ट्रेनिंग अगर और कंडक्ट कराई जाएंगी तो हमें एक नया एक्सेसिबल प्लेस बनाएंगे उन बच्चों के लिए जो आगे मेन स्ट्रीम में आ सके और अपना काम ठीक से कर सके। नाउ कुछ चीजें मेंशन कर रही हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जरूरी प्री के लिए इंपॉर्टेंट है कि आर्टिकल 21A कहता है राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन और 2009। और यही जो फंडामेंटल राइट है जो 6 से 14 साल के बच्चों के लिए है, ये सब सारे बच्चों के लिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जनरल बच्चों के लिए, ये कंपल्सरी है सारे बच्चों के लिए, चाहे वो डिसेबल ही क्यों ना हो। और सर्व शिक्षा अभियान जो जीरो रिजेक्शन पॉलिसी की तरफ काम करता है, एम्फासिस करता है कि सभी बच्चे को जो विद स्पेशल नीड्स इररिस्पेक्टिव ऑफ काइंड, कैटेगरी एंड डिग्री ऑफ डिसेबिलिटी। सर्व शिक्षा अभियान और सेक्शन 21A इस बात के लिए कहता है कि सभी बच्चों को समान शिक्षा दी जाए जिनकी एज 6 से 14 साल तक की हो एज पर राइट टू एजुकेशन। और साथ ही साथ सर्व शिक्षा अभियान मतलब सभी को एजुकेशन प्रॉपर तरीके से मिले, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का बच्चा हो। इसके लिए इंडिया ने रेटिफाई भी किया है यूएन कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, इसको रेटिफाई किया है, जिसमें सुगम्य भारत अभियान 2015 हमने शुरू करी और इन बच्चों को और हमने क्या कि इन बच्चों को सही जगह मिल सके और सही इनकी प्रॉब्लम्स को केटर किया जा सके, उसको ध्यान में रखते हुए ये जो अभियान है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारे प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ मीन्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। नाउ एन इम्पॉर्टेंट पिलर ऑफ दिस कैंपेन इज एक्सेसिबिलिटी टू बिल्ड एनवायरमेंट। इस कैंपेन का मुख्य पॉइंट है वो ये है कि हम ऐसा एनवायरमेंट पैदा करें जिससे उन बच्चों को लीव नो वन बिहाइंड, LNOB, जो उनको पीछे छोड़ा हुआ ना महसूस हो, कि वो छूट गए हैं ऐसा महसूस ना हो, विच इज द सेंट्रल ट्रांसफॉर्मेटिव प्रॉमिस ऑफ 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और ये एसडीजी का भी गोल है, ध्यान देखिए, ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है मेन्स और प्री दोनों के पर्पज से। Now anchored under the mainstreaming LNOB project by UN Habitat pilot training program। तो ये कह रही है जो UN Habitat ने आईटी खड़गपुर में जो पायलट ट्रेनिंग दी, ऐसी ट्रेनिंग्स और भी कंडक्ट कराई जानी चाहिए सरकार द्वारा। ना कुछ इंक्लूसिविटी के कुछ पॉइंट्स दे रही है, जैसे इन बच्चों को हम मेन स्ट्रीम में ले आए कि हम जो ट्रेनिंग है, जो अप्रोच है, इसको लंबे समय तक चलाएं ताकि जो हमारे बच्चों को एम्पावरमेंट मिले, एनवायरमेंट मिले और साथ ही साथ जो फ्यूचर सिटीजन्स की जो नीड है हमारी, उनमें इन बच्चों को भी शामिल किया जा सके। दिस इंक्लूड्स अवेयरनेस एंड सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम फॉर चिल्ड्रन, पेरेंट्स एंड केयर गिवर्स, ट्रेनर्स। और सबके लिए इन ट्रेनिंग से क्या होगा, इन अवेयरनेस से क्या होगा कि सभी लोग सेंसिटाइज हो जाएंगे, बच्चे, पेरेंट्स, ट्रेनर्स, एजुकेटर्स, सब कोई सेंसिटाइज हो जाएंगे इन सबको लेकर के, और इनको लेफ्ट नो वन बिहाइंड वाला जो कैंपेन है उसको हम अच्छी तरह अचीव कर पाएंगे। ना कुछ प्रिंसिपल्स को बता रही हैं जो हमें फॉलो करने चाहिए, इक्विटेबिलिटी, यूजेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड कल्चरल अडेप्टेबिलिटी। सबसे बड़ा बात यही है कि एक समता का अधिकार
और फ्लेक्सिबिलिटी, सबको समता मिले और हम सब सामने वाले के हिसाब से खुद को चेंज कर सकें, खुद को परिवर्तित कर सकें, जिससे हमें जो जो हमारे डिसेबल बच्चे हैं या दिव्यांग हैं, इनको भी हम साथ में मेन स्ट्रीम में लेकर के आए। और दिव्यांग के लिए तो सरकार बहुत ज्यादा बड़ी पॉलिसी लेकर के आई है, काम भी कर रही है, तो उसको भी फ्रुक्टिफाई या उसका रिजल्ट हम लेकर के आगे आ सके। ठीक है, तो ये था हमारा लास्ट का जो अब पिछला आर्टिकल। अब आते हैं लास्ट आर्टिकल पे, अ चांस फॉर पीस, जिसमें इंडिया पाकिस्तान के बीच जो संबंधों की बात हो रही है। अभी कुछ दिन पहले उनके प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हम इंडिया से बात करना चाहते हैं, हम शांति वार्ता या शांति चाहते हैं आपस में। बट कुछ समझने वाली चीजें हैं कि अब वो ये बात वो जो कह रहे हैं उससे कुछ बैकग्राउंड भी वो ले रहे हैं। बैकग्राउंड क्या ले रहे हैं कि कश्मीर का मुद्दा उठाया कि कश्मीर में जो हो रहा है उसको रोक दिया जाए, तब हम बात करेंगे। और साथ ही साथ हम पीस तो चाहते हैं, लेकिन जो कश्मीर में जो जब तक इंडिया रेडी नहीं होगा कश्मीर के ऊपर बात करने की, तब तक हम इसको नहीं आगे बढ़ा सकते। जबकि वो भूल गए हैं कि उनके ही देश में इतना टर्मोइल मचा हुआ, इतना झंझट है उनके देश में, फिर भी वो ऐसी कंडीशन लेकर के आ रहे हैं। इस बात की बात कर रहा है ये आर्टिकल। ना कुछ चीजें हाईलाइट कर रहे हैं यहाँ पे कि मिस्टर शरीफ जो है नेक्स्ट ईयर अभी इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं, फिर लेटर दिस ईयर, सॉरी इसी साल उनका इलेक्शन भी है, जिसमें लीडर होंगे अपोजिट के इमरान खान। साथ ही साथ उनको डेट फॉल्ट में है ये देश, जिसमें वो यूएई, सऊदी अरेबिया और चाइना से सपोर्ट मांग रहा है। इसके साथ आईएमएफ ने जो बेल आउट इस बार दिया है, देने की बात कही है, उन्होंने कई कड़े नियमों की बात बोली है कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो आईएमएफ से बेल आउट कई बार ले चुका है, पर उन्होंने अपने में बड़े परिवर्तन इस बार करने पड़ेंगे, ऐसा आईएमएफ ने कहा है। ठीक है, उसके साथ ही साथ जो अफगानिस्तान बॉर्डर को वो शेयर करता है, वहां पे भी काफी ज्यादा टेररिस्ट एक्टिविटीज की वजह से और तरीके तालिबान के एक्सपोजर की वजह से पाकिस्तान फाइटर्स को बहुत चैलेंजेस आ रहे हैं, और साथ ही साथ वो उस रिजीम से कोप अप नहीं कर पा रहे हैं। उसके साथ यूएन में जो गहमा गहमी हुई थी, उसके बाद इंडिया का एक फ्रंट तो क्लियर हो गया कि उसमें इंडिया का कोई रोल नहीं जो पाकिस्तान में हो रहा है। पाकिस्तान स्वयं अपनी समस्या के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि वो ही नहीं चाहता कि आसपास के जो पड़ोसी देश है वो उसके साथ चलें, क्योंकि उसकी जो अप्रोच है वो काफी नेगेटिव है। साथ ही साथ वो कह रहे हैं कि एससीओ की जो मीटिंग इंडिया कंडक्ट कराने वाला है, इंडिया को वही आर्टिकल एक्चुअली कह रहा है कि अगर आपको जगह मिले, रूम मिले, तो पीस टॉक करनी चाहिए। तो इसीलिए इस बात को हाईलाइट कर रहे हैं कि एससीओ की मीटिंग में जब इन्विटेशन आप इंडिया को पाकिस्तान को भेजें और वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो उस केस में आप एक जगह बनती है अपनी बात को कहने की, क्योंकि हम G20 प्रेसिडेंसी को लेकर के चल रहे हैं, जिससे पाकिस्तान भी एक देश है, और यूक्रेन वॉर की समस्या को हम उठा रहे हैं ग्लोबल वॉइस की तरह, ग्लोबल साउथ वॉइस की तरह, जो एक जेन्युइन डिजायर है जो पाकिस्तान की भी हो सकती है, और साथ ही साथ उनसे जो एक पीस टॉक है वो भी हमारी जेन्युइन डिजायर हो सकती है। तो जब हम G20 के सारे देशों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक टेबल से, तो इस तरह के डिस्प्यूट को हम नॉर्मलाइज कर सकते हैं, हम नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस में जा सकते हैं एज पर द सिचुएशन, ये आर्टिकल कह रहा है। इफ दे आर इंडीड फॉलोड बाय इस्लामाबाद, और वो ये भी कह रहे हैं कि इस्लामाबाद अगर अपनी पॉलिसीज में खरा उतरता है, जैसा कि अगर वाकई वो चाहते हैं, तो उस केस में वो एससीओ का इन्विटेशन ले लेंगे। और साथ ही साथ इंडिया भी होप कर सकता है कि अगर, क्योंकि अभी जो हमारा यूएन में हमारे कोई भी एम्बेसडर्स नहीं है 2019 के बाद, तो अगर इस्लामाबाद या पाकिस्तान कोई भी डाइवर्जन लेता है, तो इंडिया उसको प्रतिकार कर सकता है, उसको कैंसिल कर सकता है, रेसिप्रोकेट करेगा, अगर आप जैसा करोगे वैसा हम करेंगे। तो ये आर्टिकल कहता है कि आप रशिया यूक्रेन वॉर को उठाना चाहते हो और डिप्लोमेसी में इंडिया एक अच्छी पोजीशन प्ले कर रहा है, तो उस केस में आप इस चांस को ले सकते हो कि इंडिया पाकिस्तान जो है फिर से एक नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस पे पहुंच सकते हैं, इफ दे वांट अ चांस फॉर पीस। इसलिए कहा गया कि चांस है, पर देखते हैं कि वो कहां तक जाता है। तो ये थे हमारे आज के आर्टिकल्स, आई होप ये आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहे होंगे। मिलेंगे आपसे डेली न्यूज एनालिसिस में कुछ देर के बाद, तब तक तैयारी करते रहिए, और थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।